हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बर्नर का उप सहसंयोजकता सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में किस प्रकार से किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में, किस प्रकार से संरचना के बारे में समझाया, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हो बच्चों। आपके मन में जो भी डाउट होगा बर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत के आधार पर कि एग्जाम में आ जाएगा तो कितना लिखना है, कितने लिखने बाद हमको कितना नंबर मिल सकता है, हमको कितने फार्मूले तैयार करने हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों तो आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा। थोड़ा सा आप चिंतित ना हो, थोड़ा सा आप लोगों को अंत तक बने रहना है। जितने भी आपको एग्जाम्पल समझना हो मैं सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं, बस थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। तो भाई हमारे पास उप सहसंयोजी यौगिक है। आप सबको पता है कि उप सहसंयोजी यौगिक के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं, एक धनात्मक भाग, एक ऋणात्मक भाग। जैसे मैं कोई भी एक उप सहसंयोजी यौगिक ले लेता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर बच्चों कोबाल्ट है और NH3 है, NH3 का होल 6 है और यहाँ पर मैं इसके आयनिक भाग में जोड़ देता हूँ Cl3। इसको यदि मैं दो भागों में तोड़ूं तो जो हमारा उप सहसंयोजी यौगिक जो होता है बच्चों, दो भागों से मिलकर बना होता है मुख्य रूप से। एक तो आपका धनायन, ये धनायन हो गया, एक तो आपका ये ऋणायन। कभी कभी ये केवल धनायन से ही केवल मिलकर या उदासीन परमाणु होता है जिसमें ऋणात्मक भाग होता नहीं है, तो इस पर आप परेशान मत होना। हम कह दिए कि दो भाग से मिलकर बना होता है, एक्चुअल में सही है। कोई भी यौगिक में दो भाग होता है, एक धनात्मक भाग, एक ऋणात्मक भाग। इसी प्रकार से मुख्य रूप से अधिकतम आप उप सहसंयोजी यौगिक में देखेंगे कि इसके दो भाग होंगे बच्चों, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ठीक है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो ब्रैकेट के तुरंत बाद जो पहला एलिमेंट होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। जैसे यहाँ पर ये कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों। ये जो हमारा NH3 है ये एमीन है, इसे बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड। और ये जो हमारा क्लोराइड है ये मुख्य रूप से आयन के रूप में है। अर्थात बच्चों यदि हम इसके एक क्लोरीन को बाहर निकालें तो यहाँ पर आयन उत्पन्न हो जाएगा। दो क्लोरीन निकालें तो दो आयन का यहाँ पर उत्पन्न होगा, तीन क्लोरीन तो तीन आयन। कहने का मतलब क्लोरीन त्यागेंगे तो कहीं ना कहीं आयन में परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा समझो, मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझो कि ये हमारे पास एक क्या है, उप सहसंयोजी यौगिक। इसी चीज को भाई साहब बर्नर साहब ने 1893 में अपना एक सिद्धांत दे दिया कि जो हमारा उप सहसंयोजी यौगिक होता है इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो संयोजकताएं इनके बीच होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल है बच्चों, एक प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। हालांकि 1893 में, कुछ बुक में बच्चों 1800 और कहीं भी दिया हो, क्योंकि यार कभी कभी बाद में कमेंट आते हैं कि सर आपने गलत बता दिया, ये सन हमारे बुक में ये चीज है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक बुक में आपको मिलेगा 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लोग कहते हैं कि सर ये जो आप 1893 बताएं ये गलत है, एक्चुअल में 1913 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो 1893 है, इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया भाई। 1893 है, इसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। 1893 बच्चों, कब? 1893 में इसमें उन्होंने क्या दे दिया? सिद्धांत दे दिया। इसके बाद बच्चों जब 1913 में इनको मिला नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार, क्या नोबेल पुरस्कार मिल गया इनको। ठीक है, ये चीज इनको मिला, नोबेल पुरस्कार। तो 1893 है, इस पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि अध्ययन किया उप सहसंयोजी यौगिकों का। और उप सहसंयोजी यौगिक बोले भैया देखो इनके बीच में कहीं ना कोई एक निश्चित बंध होता है। ऐसे ही नहीं जुड़े रहते हैं कि NH3 मनचाहा जोड़ दो, क्लोरीन जितना चाहा जोड़ दो, ऐसा नहीं है भाई। इनके बीच भी बंध बनाने की एक निश्चित लिमिट होती है। उन्होंने बोला भाई इनमें दो प्रकार से हम दो भागों में इनको बांटते हैं, एक तो आपका प्राथमिक संयोजकता और एक तो द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, देखो प्राथमिक संयोजकता को उन्होंने आयनिक वाले भाग को माना कि भाई साहब जो हमारा प्राथमिक संयोजकता है इस पर जो भी, जैसे हमारे पास जटिल आयन पर जितने भी आवेश की संख्या होगी उतने ही बराबर होगी। यानी जो प्राथमिक संयोजकता है कुल मिलाकर के जितना आयन यहाँ पे बना सके उसकी संख्या ही, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन 3 निकल जाए, यदि सपोज दैट माना कि, तो बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आयन बन सकते हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर के जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है
उस पर आवेश कितने हो सकते हैं, तो 3 आवेश, जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन निकल जाए, 3 आवेश 3 प्लस कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो भाई साहब ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव होता है, यही से होता है इनमें दोनों के बीच में। तो भाई जितना भी जटिल जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक नहीं कह सकते भाई, एक प्रकार से जटिल यौगिक कह सकते हैं, या केंद्रीय धातु परमाणु में जितने आयन होंगे, है ना, उन्हीं की संख्या को हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। संयोजकता को 2 भागों में उन्होंने बांटा बच्चों, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। 2 भागों में कैसे, प्राथमिक संयोजकता में उन्होंने पहला सिद्धांत यही दिया कि प्राथमिक संयोजकता की संख्या कितनी होगी, तो वो बच्चों जटिल आयन पर आवेश की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है आयनिक संयोजकता होती है। आयनिक कैसे कह दिए भाई, आयन के बनने से ही प्राथमिक संयोजकता का निर्धारण होता है। और यदि प्राथमिक संयोजकता की जो संतुष्टि होती है वो हमेशा ऋणात्मक आयनों से ही संतुष्ट होती है, उन्होंने बताया, किसने, बर्नर साहब ने। देखो भाई यौगिक के लिए इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की संयोजकता है, ये सिंपल है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है, अब प्राथमिक द्वितीयक में बच्चों जो प्राथमिक की बात की गई, जो हमारा Cl है इसको प्राथमिक माना गया और बताया ये गया कि जो प्राथमिक संयोजकता कैसे निर्धारण होती है, ये उस जटिल आयन पर आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कोबाल्ट, ये जो हमारा जटिल आयन है कुल मिलाकर, इसमें कितना आयन बन सकता है, तो 3 क्लोरीन निकल जाए तो 3 पॉजिटिव आयन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉजिटिव आयन ही उसकी प्राथमिक संयोजकता की संख्या बताती है। ये मुख्य रूप से ऋणात्मक से ही संतुष्ट होती है बच्चों, और इसे बिंदुकित रेखा से दर्शाया जाता है। अच्छा, अब जो एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, यहाँ मैक्सिमम जो बुक चलता है वो है नवबोध का। उसमें आपको जो पुराने बुक्स हैं, है ना, अभी 1-2 साल पहले तक के बुक को देखा जाए, परीक्षा बोर्ड में भी थोड़ी सी त्रुटि है बच्चों। जो प्राथमिक संयोजकता है उसमें डॉटेड लाइन से न दर्शाकर, यानी ठोस रेखा से दर्शाया गया, जो बिल्कुल गलत है। इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, बिंदुकित रेखाओं से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों प्राथमिक संयोजकता की। इसके बाद बच्चों यदि द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो भाई बर्नर साहब के आधार पर बता रहे हैं हम, ये मत सोचना कि सर अपने हिसाब से बता रहे हैं। प्राथमिक संयोजकता के बारे में तो जान ही गए होंगे कि आयनिक जो भी आयन से संतुष्ट होगा बच्चों, ऋणात्मक आयन से, और ऐसा नहीं है कि द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक आयन से संतुष्ट नहीं हो सकता, वो भी होगा। फिलहाल अभी इतना समझो कि इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुल मिलाकर जितने लिगेंड होंगे वो उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है। द्वितीयक संयोजकता बदलती नहीं है, उसकी संख्या फिक्स है। या तो उदासीन, जैसे अमोनिया यहाँ पे उदासीन है, 1 क्लोरीन यहाँ अंदर होता वो ऋणात्मक होता। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ या तो आपका ऋणात्मक आयन जुड़ा होगा लिगेंड में, या तो बच्चों आपका उदासीन। मुख्य रूप से जो द्वितीयक संयोजकता होती है उन्होंने बताया या तो भाई ऋणात्मक भी हो सकता है या तो हमारा उदासीन भी। फिलहाल अभी यहाँ पर NH3 जो है एमीन ग्रुप जुड़ा है, ये उदासीन है, और 6 एमीन जुड़े हैं, मतलब द्वितीयक संयोजकता बच्चों यहाँ पर संख्या मतलब कितना हो गया 6। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो आपके लिगेंड के साथ समन्वयित होता है, जोड़े का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रखा होता है। तो लिगेंड जो है भाई साहब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके बंध बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। और बच्चों लिगेंडों की जो संख्या होती है वही उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है, वही द्वितीयक संयोजकता से बंधे रहते हैं। और द्वितीयक संयोजकता को हम हमेशा ठोस लाइन से दर्शाते हैं। तो जो प्राथमिक संयोजकता होता है बिंदुकित या बिंदुपथ या टूटी हुई रेखा से हम दर्शाते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है प्राथमिक संयोजकता। यदि ठोस रेखा है तो ठोस रेखा से हम द्वितीयक संयोजकता को दर्शाते हैं। तो चलिए क्या क्या लिखना है। अल्फ्रेड बर्नर साहब ने 1893 में भैया ये सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें उन्होंने पहले नंबर में बताया कि कोई भी धातु है उसकी 2 प्रकार की संयोजकता होगी। उपसहसंयोजी यौगिक के लिए बात कर रहे हैं। केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसमें 2 संयोजकता होगी, एक तो आपका प्राथमिक संयोजकता, एक तो आपका द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता में बच्चों जो दर्शाने की एक रूपरेखा है वो टूटी हुई रेखा होती है, अर्थात प्राथमिक संयोजकता जो आयनित होती है इसे टूटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो आयनित नहीं होती इसे ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। हम आपको अभी भी बता रहे हैं जो आपके एमपी और सीजी में जो नवबोध का बुक चलता है बच्चों, उसमें ये आपको थोड़ा सा
डॉटेड लाइन वाला संकेत गलत लिखा मिलेगा, इसलिए आप परेशान मत होना। दूसरे नंबर में भाई साहब उन्होंने बताया कि प्रत्येक धातु परमाणु यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतृप्त या संतुष्ट करना चाहते हैं। प्राथमिक संयोजकता ऋणायन से होती है संतुष्ट, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन से या उदासीन परमाणु या अणुओं से संतुष्ट होते हैं। ऋणायन बहुधा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संयोजकता संतुष्ट करती है। ये मैंने पहले ही बताया कि कुल मिलाकर के द्वितीयक संयोजकता आपको ध्यान देना है, तो द्वितीयक संयोजकता याद रखिएगा जितने लिगेंड हैं उसमें जितने लिगेंड है बच्चों उसकी द्वितीयक संयोजकता कहला जाएगी। ठीक, और प्राथमिक संयोजकता की बात करेंगे तो आयन के रूप में जितने होंगे वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। यही चीज है। हमने आपको कहा कि प्राथमिक संयोजकता तो बदल सकती है लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता नहीं बदल सकती, जैसे प्लेटिनम आयरन, यहाँ पर बच्चों आयरन थर्ड है, आयरन सेकेंड है, क्रोमियम थर्ड है, इसकी उप संयोजकता संख्या 6 है, मतलब द्वितीयक संयोजकता संख्या 6 है। इसी प्रकार प्लेटिनम सेकेंड आपका कापर है सेकेंड, पैलेडियम सेकेंड की उप संयोजकता जो संख्या है 4 है, मतलब इसमें 4 लिगेंड ही जुड़ सकते हैं। अब ये सेकेंड थर्ड का मतलब क्या है बच्चों, ये भी चीज़ समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो थर्ड हमने कर दिया, सेकेंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये चीज़ समझना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कह दोगे सर क्या समझाते हो यार। तो फिलहाल अभी जो मैं बका आपके सामने जो प्रस्तुत किया वही चीज़ यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं है। द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं, अर्थात इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। जैसे निकिल की द्वितीयक संयोजकता 4 होती है और यह चतुष्फलकी के रूप में व्यवस्थित होती है। मतलब इसमें यह कहा गया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसमें कोई दिशा नहीं है, अदिशात्मक प्रकृति का है। ठीक है, कहीं भी जोड़ दो, लेकिन जो आपका द्वितीयक संयोजकता है इसकी दिशात्मक होती है, मतलब एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होकर के एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करती है। बस इतना ही लिखना बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं और कुछ। चलिए, तो जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल एक यौगिक लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको कठिनाई भी हो सकता है बच्चों, बाकी चिंता नहीं करना। जटिल यौगिक लेकर चलता हूँ, जो भी समझाया था उसी को लेकर चलूँगा। बर्नर का जटिल यौगिक, जैसे मेरे पास एक कोबाल्ट है और इसके साथ Cl3 है और 6NH3 है, मतलब एमीन कितने बच्चों 6 हैं। ध्यान रखिएगा, एमीन 6 है। एमीन कितने हैं 6। तो जैसे यहाँ पर कोबाल्ट हो गया, ये क्या हो गया कोबाल्ट हो गया, इसमें 6 एमीन है। कितने एमीन है 6 एमीन। ठीक है, 6 एमीन जैसे आपका यहाँ पे जोड़ दो 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। ये भैया NH3 है, द्वितीयक है, इनकी संख्या फिक्स है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी होगी। ठीक है, ये NH3 है बच्चों, ये NH3 कितने हो गए 6। तो ये द्वितीयक है, ये परिवर्तित नहीं होंगी, ये दिशात्मक है, अपने निश्चित दिशा में फिक्स है। और इसके साथ यदि हम द्वितीयक की बात करेंगे बच्चों, सॉरी द्वितीयक तो हो गया, प्राथमिक की बात करें तो हमारा 3 क्लोरीन है, कहीं भी जोड़ दो। जैसे मैं कहता हूं एक यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, मेरी इच्छा है यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, मेरी इच्छा है यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। टूटी हुई रेखा से प्राथमिक आयनित है, इसलिए हमने ऐसा व्यवस्थित कर दिया। तो ये संरचना किसने बताया भाई साहब, ये बर्नर का सिद्धांत है। बर्नर का सिद्धांत कहता है। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में यदि रूपांतरित कर दूं कि ये कोबाल्ट है, इसमें लिगेंडों की संख्या 6 है, तो NH3 ये 6 लिगेंड है बच्चों। यदि ये आयन के रूप में टूटेगा तो सिंपल है 3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन को त्याग दिया, मतलब 3 क्लोरीन निगेटिव के रूप में। ये चीज है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए तो बताया गया कि जो प्राथमिक संयोजकता होता है वो आयन के रूप में, पहले सब चीज जानकारी नहीं थी, उन्होंने आकर बताया और अब भी उनके सिद्धांत को हम मानते हैं। तो फिर यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बच्चों। 6 इसमें क्या जुड़े हैं, एमीन, यानी अमोनिया है ना, एमीन ग्रुप जुड़ा है लिगेंड का, NH3 सब के सब इस केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे रहे हैं बच्चों, यहां पर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा। ठीक है, और ये 3 पॉजिटिव के रूप में है और 3 क्लोरीन बाहर हो गया, ये चीज हो जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी लिगेंड हैं, यहाँ पे लिगेंड हैं, उनकी संख्या द्वितीयक संयोजकता है। द्वितीयक संयोजकता को हम एक
सीधी रेखा यानी ठोस रेखा से दर्शाते हैं। यदि प्राथमिक संयोजकता की बात आ जाती है उसे टूटी हुई रेखा या बिंदुकित रेखा से दर्शाते हैं बच्चों। चीजें क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। जैसे यदि आ गया कि भाई साहब यहाँ पे कोबाल्ट है और आप यहाँ पर Cl3 ले लें, लेकिन जुड़ा है 5 NH3। वाह यार, NH3 की संख्या 5 है। अब इस स्थिति में बड़ा दिक्कत हो गया कि कोबाल्ट की संख्या तो फिक्स है कि 6 होनी चाहिए, कोबाल्ट की संख्या 6 फिक्स होनी चाहिए। मतलब इसको यदि इस तरीके से हम दर्शाएं कि कोबाल्ट है, NH3 की संख्या बच्चों कितनी है? 5 है, फिक्स है, और यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो एक क्लोरीन अंदर ले आओ, क्योंकि ये 6 लिगेंड से जुड़ेगा ही, तो बाहर केवल 2 नेगेटिव बना बच्चों, यानी 2 पॉजिटिव यहाँ पर आया। इसके पीछे का रीजन ही है क्योंकि एक क्लोरीन लिगेंड के रूप में जुड़ गया है। अब ये जो ऋणात्मक है ये उदासीन है, बताया गया ना, जो द्वितीयक संयोजकता है वो तो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। अब इसकी यदि स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये कोबाल्ट क्लोरीन से भी जुड़ा है, अमोनिया यानी एमीन से भी जुड़ा है बच्चों, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये आपका NH3 है, ये आपका NH3, ठीक है, हर जगह NH3, ठीक है, यहाँ हर जगह NH3, हर जगह NH3, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, 2Cl नेगेटिव है तो 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन। चीजें क्लियर है? ये चीज बच्चों यहाँ से निकल कर आया। एक यहाँ पर जो Cl है वो लिगेंड के रूप में कोबाल्ट के साथ जुड़ गया है, और यहाँ पर एमीन जो है ये एमीन ग्रुप 5 है, तो कुल मिला के लिगेंड की संख्या 6 है, तो 6 ही रहेगी। भले भाई साहब एमीन की संख्या घटती जाए तो क्लोरीन लेते जाएंगे। तो ये सब किसने बताया? बर्नर ने बताया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एमीन की संख्या घट गई तो लिगेंड कहां से मिलेगा। लिगेंड कोई ऋणात्मक भी हो सकता है, जरूरी नहीं रहता कि आपका उदासीन ही हो, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत कितना लिखना है वो चीज भी मैंने बता दिया। भाई एक आध एग्जाम्पल आप लिख देना बढ़िया से, ठीक है, जैसे इसका आप एग्जाम्पल लेकर ये कर देना और ये बता देना, बस सिंपल है, ठीक है। बहुत एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने समझाया उतना यदि लिख देंगे बराबर अंक मिल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।